हिंद दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का ये वीडियो पहला वीडियो होगा जिसमें हम व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो सभी लोग गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्यों की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ साधनों जैसे अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ वह विज्ञान है जिसमें धन से संबंधित मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। पहला ओइको, ओइकोस, इसका अर्थ होता है गृहस्थ या परिवार, तथा दूसरा है नीमेन, NEMEIN, नीमेन, इसका अर्थ होता है प्रबंध। इस प्रकार दोनों शब्द का अर्थ होता है गृह प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है किंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले साधन अर्थात धन सीमित अर्थात दुर्लभ होते हैं। साधनों को धन वेल्थ कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ परिवार अपने धन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहता है जिससे कि उसकी अधिकांश आवश्यकताएं संतुष्ट हो सके, अर्थात उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसी प्रकार एक उत्पादक विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने के लिए अपने दुर्लभ साधनों का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम संतुष्टि का अर्थ अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। अतः व्यक्तिगत स्तर पर अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादक के स्तर पर अधिकतम लाभ तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में बंटवारे द्वारा हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सृजन हो। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता। ध्यान दें, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। दूसरा, सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजित करने वाली क्रियाएं नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ
इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला प्रकार है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय। विनिमय जो एक्सचेंज कहा जाता है उसका दो प्रकार है, पहला वस्तु कीमत निर्धारण प्रोडक्ट प्राइसिंग, और दूसरा साधन कीमत निर्धारण फैक्टर प्राइसिंग, और चौथा है निवेश इन्वेस्टमेंट जिसको विनियोग भी कहा जाता है। अब इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला उपभोग, कंजप्शन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। देखिए उपयोगिता का, सभी वस्तु और सेवा में उपयोगिता का गुण पाया जाता है, उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं। दूसरा उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना अथवा बढ़ाई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीरकर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया के उदाहरण है। उत्पादन अर्थशास्त्र का उत्पादन उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे तथा किन किन साधनों से होता है। दूसरा विनिमय एक्सचेंज। विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। उत्पादन के साधन, वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। कीमत निर्धारण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला वस्तु कीमत निर्धारण प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण से है। दूसरा साधन कीमत निर्धारण फैक्टर प्राइसिंग। इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से, उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध भूमि की कीमत अर्थात रेंट या लगान, दूसरा श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी जिसको इंग्लिश में विवेक कहेंगे, पूंजी की कीमत अर्थात ब्याज इंटरेस्ट तथा उद्यमी का पुरस्कार जिसको लाभ या प्रॉफिट कहते हैं के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है। अगला बिंदु है निवेश। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। अगर सिलाई के जो मशीन है उस पर बनाने का काम किया जा रहा है तो क्या है? निवेश है, और उस मशीन से सिलाई का कार्य किया जाता है। यह कमीजों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर मतलब एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब राष्ट्रीय आय, कुल
उपभोगकुल विनियोग जो संपूर्ण देश के लिए होता है किस स्तर पर किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में ही नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। किसने बांटा है? रैगनर फ्रीस। कहाँ के अर्थशास्त्री है? नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। पहला व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण विधियों सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण और बृहत आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। शब्द माइक्रो MICRO माइक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ छोटा होता है, तथा शब्द मैक्रो शब्द मैक्रो MACRO ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विशाल। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार। देखिए इसमें एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि की अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जिसका संबंध किनसे है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, और उन सभी का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपने आय व रोजगार के स्तर को बढ़ाकर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अभिप्राय को एवं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को 4 वर्गों में बांटकर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का विश्लेषण किया जा सकता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न विषय सामग्री को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न विचारधाराएं। पहला धन संबंधी विचारधारा। इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, वॉकर, सीनियर आदि का दृष्टिकोण है। दूसरा है कल्याणवादी विचारधारा। इसमें मार्शल, पिगू, कैनन आदि का दृष्टिकोण है। तीसरा है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। इसमें रॉबिन्स, विकस्टेड आदि का दृष्टिकोण है। और चौथा है विकास केंद्रित विचारधारा जिसमें सैमुअलसन का दृष्टिकोण आता है। अब हम सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला धन संबंधी विचारधारा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, JB से, वॉकर, सीनियर आदि ने धन, इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय में आर्थिक मानव, महत्वपूर्ण है, आर्थिक मानव एवं उसकी क्रियाओं को सम्मिलित किया है। एडम स्मिथ के कोटेड वर्ड भी याद रखिएगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का
विज्ञान है। दूसरा है कल्याणकारी विचारधारा, वेलफेयर कॉन्सेप्ट। मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर मानव कल्याण, देखिए इसमें धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की। कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से होता है। तीसरा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन एवं असीमित साध्यों से संबंधित, सीमित साधन मतलब सीमित धन से है और असीमित साध्य मतलब जो आवश्यकताएं हैं वो मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, से संबंधित चुनाव समस्याओं को सम्मिलित किया है। रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों तथा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। चौथा है विकास केंद्रित विचारधारा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक विकास दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। अर्थशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक बनाम आदर्श विज्ञान, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस। पहला हम देखेंगे अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में। प्रोफेसर जे.बी. से सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी है के रूप में अध्ययन करता है, मतलब वे जैसी है के रूप में अध्ययन करता है। वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम काज एंड इफेक्ट के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है, व्हाट इज का विश्लेषण अर्थात में किया जाता है और क्या होना चाहिए, व्हाट आर टू बी जैसे नीतिगत पहलू को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता है। इन अर्थशास्त्रियों के विचार में आर्थिक विश्लेषण की प्रत्येक शाखा में कारण और परिणाम का संबंध निर्धारित किया जाता है। उदाहरण, उपभोग कंजप्शन, उपयोगिता ह्रास नियम बढ़ते उपभोग के कारण होता है। जैसे उपभोग में जैसे जैसे वृद्धि करते जाते हैं, जैसे ये उपभोग में वृद्धि हो रहा है, जैसे एक इकाई को उपभोग किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, वैसे वैसे उसको बढ़ाते जाते हैं, अर्थात एक कारण है। और उसके कारण घटती उपयोगिता मतलब जो संतुष्टि मिलती है वो घटने लगती है, कम होने लगती है, अर्थात परिणाम मिलने लगता है कम होने का, के पारस्परिक संबंध को बताता है। दूसरा, उत्पादन प्रोडक्शन, उत्पत्ति ह्रास नियम। ये उत्पत्ति ह्रास नियम कैसे लागू होता है? तो उत्पत्ति ह्रास नियम में भी उत्तरोत्तर इकाइयों के बढ़ते प्रयोग, देखिए किसी उत्पादन के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं, इकाइयों के बढ़ते प्रयोग एवं उसके से घटती उत्पादकता, मतलब उत्पादन एक निश्चित सीमा तक ही उत्पादन के साधन में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, उसके बाद उत्पादन घटने लगती है। वस्तुतः कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट किया जाता है। तीसरा, विनिमय एक्सचेंज, कीमत परिवर्तन का मांग और पूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव वस्तुतः कारण और परिणाम का ही एक उदाहरण। जैसे कीमत बढ़ने पर मांग, जैसे कीमत में वृद्धि हो जाता है तो मांग कम हो जाता है, और अगर मान लो कीमत
घट जाता है तो मांग में वृद्धि हो जाता है, मतलब इसमें विपरीत संबंध होता है। चौथा, वितरण। साधनों की पूर्ति बढ़ने पर उनकी साधनों की कीमतें घटती है। अगर साधन बहुत अधिक है, पूर्ति करने वाले बहुत अधिक है, तो जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए उन साधनों के लिए कम कीमत देना चाहेगा, अर्थात कीमतें घटने लगती। यह वस्तुतः कारण और परिणाम को ही बता रहा है। किस कारण से उसका परिणाम क्या हो रहा है उसी को ही इसमें बताया जा। अब हम पांचवा बिंदु देखेंगे, राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। कर लगाने पर उपभोग, उत्पादन एवं वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट करता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव साइंस, अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख हैं मार्शल, पिगू, हार्ट्रे और किन्स आदि। आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, व्हाट आर टू बी जैसे प्रश्न से हैं, जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है और तथ्य की वांछनीयता एवं अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि उसका स्वरूप आदर्शात्मक नॉर्मेटिव है। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के दायित्व का निर्वाह केवल इतनी विवेचना से ही नहीं हो जाता है कि विषय वस्तु क्या है, बल्कि उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि वे बतलाएं कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। शास्त्र वास्तविक एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनों। अर्थशास्त्र के स्वरूप को न तो अकेले वास्तविक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है और न ही अकेले आदर्शात्मक विज्ञान से। इसका चरित्र दोनों प्रकार का है, वास्तविक भी और आदर्श भी। फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है यह वास्तविक विज्ञान का विषय है और आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए यह आदर्श विज्ञान का विषय है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी। वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर। वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर। पहला देखते हैं आधार लिया गया है, दूसरा वास्तविक अर्थशास्त्र और तीसरा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो पहला हमारा आधार है अभिप्राय। तो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है से संबंधित, अर्थात आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए से संबंधित आर्थिक समस्या कैसे हल की जानी चाहिए। दूसरा सत्यापन। वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन किया जाता है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में तथ्यों के आधार पर सत्यापन नहीं किया जाता। तीसरा उद्देश्य। एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करना। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में आदर्श मापदंड स्थापित करना। चौथा प्रकृति। वास्तविक तथ्यों पर आधारित तथा परामर्श देना नहीं। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विचार पर आधारित एवं परामर्श देने से संबंधित। पांचवा मूल्य विश्लेषण। वास्तविक अर्थशास्त्र में कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता, अर्थात साध्यों के मध्य उदासीन। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में मूल्य विश्लेषण होता है। छठवां उदाहरण।
वास्तविक अर्थशास्त्र में पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा, वास्तविक अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं हैं। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएं कम की जानी चाहिए, मतलब इस समाधान पर ध्यान दे रहा है। तीसरा, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि। दूसरे शब्दों में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं हैं। पहला, बोल्डिंग के शब्दों में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाइयों के समूह का। दूसरा, हेंडरसन एवं क्वांट के शब्दों में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों एवं सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहला, यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग या एक व्यक्ति की आय की आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा, मांग एवं पूर्ति अर्थशास्त्र की इस शाखा के प्रमुख उपकरण है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है, क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के संतुलन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और उनके अंतर संबंधों की विवेचना की जाती है। शास्त्र की विशेषताएं निम्नवत है। पहला, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग और व्यक्तिगत लागत आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। दूसरा, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरा, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय,
कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और एक फर्म का अध्ययन कर रहा था। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल मैक्रो पैरामीटर्स स्थिर रहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि प्राचलों को स्थिर मान लेता है। चौथा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण किया जाता है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, मतलब संपूर्ण कीमत स्तर का। पांचवा, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है, जबकि समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि के में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है, सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। छठवां, समष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत द्वारा भी जाना जाता है। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उनकी शाखाएं, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित 3 प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। पहला, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में यह विवेचना की जाती है कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। इसमें देखिए, केवल उपभोग की वस्तुओं की, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। वस्तु कीमत निर्धारण में मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष, मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों का समावेश किया जाता है। मांग पक्ष में उपभोक्ता के व्यवहार एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है तथा पूर्ति पक्ष में उत्पादन लागत। देखिए, इसमें मांग पक्ष में किसका अध्ययन किया जा रहा है, उपभोक्ता के व्यवहार एवं उपभोग का, और पूर्ति पक्ष में अध्ययन किया जा रहा है उत्पादन लागत का एवं उत्पादन दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत में यह विवेचना की जाती है कि वस्तु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति साधनों की कीमतों अर्थात उनके पुरस्कारों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। जैसे भूमि के बदले लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के लिए मजदूरी, संगठन का वेतन और साहसी का लाभ। तो इसका निर्धारण कैसे हो, इसका अध्ययन साधन कीमत निर्धारण में किया जाता है। तीसरा, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं की दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में किस प्रकार विभाजित और आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो जाए। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं। पहला है शाखा है वस्तु कीमत सिद्धांत, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। इसका 2 भाग है। पहला मांग का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरा है लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। दूसरा है शाखा
साधन कीमत सिद्धांत, जिसको वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। इसमें उत्पादन के जो साधन हैं, पहला मजदूरी किसको दिया जाता है, श्रमिक को दिया जाता है मजदूरी। दूसरा भूमि के बदले दिया जाता है लगान, रेंट। तीसरा पूंजी, पूंजी के बदले दिया जाता है ब्याज। चौथा साहसी, साहसी को मिलता है लाभ। चौथा साहसी को मिलता है, और इसमें श्रमिक, श्रमिक को दिया जाता है लगान, भूमि के बदले दिया जाता है, और ब्याज पूंजी के बदले दिया जाता है, और लाभ साहसी को मिलता है। अब हम देखेंगे व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। पहला बिंदु है महत्व का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल। व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती है, अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। दूसरा, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। इन समस्याओं का निदान सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है। मांग एवं पूर्ति के दो बलों के आधार पर कीमत निर्धारण किया जाता है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। तीसरा, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन पॉलिसी फार्मूलेशन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार के आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है। चौथा, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक अर्थशास्त्र शाखाओं जैसे राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। पांचवा, पूंजीवादी प्रणाली की कार्यप्रणाली में सहायक, पूंजीवादी प्रणाली की कार्यप्रणाली में के ज्ञान में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी होती है, जिसमें केंद्रीय समस्याओं से संबंधित निर्णय मांग एवं पूर्ति बलों की स्वतंत्र क्रियाशीलता वाले कीमत संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म द्वारा लिए जाते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सहायक है। व्यष्टि या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की परिसीमाएं। व्यष्टि या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का अनेक महत्व होते हुए भी यह विश्लेषण अपनी अनेक परिसीमाओं के कारण सार्वभौमिक विश्लेषण नहीं बन पाया है। तो इसकी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण प्रमुख परिसीमाएं निम्न हैं। पहला, समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन, समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन। स्टडी, समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन, स्टडी नॉट ऑफ द होल बट ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है, पूरे समूह का अध्ययन नहीं करता, ऐसा कहा गया है। व्यष्टि या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में केवल अंश, फ्रैक्शन का अध्ययन किया जाता है, समग्र का नहीं। स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अंशों अथवा इकाइयों के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक सही चित्र उपस्थित नहीं किया जा सकता। दूसरा, अपर्याप्त विश्लेषण,
व्यष्टि या सूक्ष्म आर्थिक प्रणाली एक अपर्याप्त अध्ययन प्रणाली है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्तिगत परिवार, फर्म अथवा उद्योग के संबंध में जो निष्कर्ष निकलते हैं वही पूरी अर्थव्यवस्था पर भी लागू हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा समूची अर्थव्यवस्था की सामूहिक प्रवृत्ति पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। तीसरा, अवास्तविक मान्यता पर आधारित, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एसम्पशन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूर्ण रोजगार की काल्पनिक मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार का विचार वास्तविक जगत का तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है। चौथा, मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित, बेस्ड ऑन लेजेस फेयर कॉन्सेप्ट। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की प्रणाली मुक्त व्यापार की मान्यता पर आधारित है। मुक्त व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप अनुपस्थित होता है। सरकारी हस्तक्षेप अनुपस्थित होता है। वर्तमान समय में सरकार भूमिका आर्थिक जगत में अनिवार्य है। अध्याय की पुनरावृत्ति। अध्याय की पुनरावृत्ति, अध्याय की एक त्वरित पुनरावृत्ति, एक क्विक रिवाइव ऑफ द चैप्टर। पहला, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ध्यान दें, आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजित करने वाली क्रियाएं नहीं होती है। अगला, आर्थिक क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया के प्रकार, पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय। और विनिमय के दो पार्ट है, पहला वस्तु कीमत निर्धारण तथा दूसरा साधन कीमत निर्धारण। और चौथा नंबर में है निवेश, इन्वेस्ट, विनियोग, जिनसे वर्षों तक लाभ प्राप्त होते रहता है। उत्पादन के एजेंट, एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और पांचवा उद्यमिता। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से संबंधित है, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं, पहला है वस्तु कीमत सिद्धांत, जिसका दो भाग है, मांग का सिद्धांत और दूसरा लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। दूसरा साधन कीमत सिद्धांत, जिसको वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें पहला मजदूरी, जो किनको दिया जाता है, मजदूर को। दूसरा लगान, किसको दिया जाता है, भूमि को, भूमि के बदले। तीसरा ब्याज, किसके बदले दिया जाता है, पूंजी के बदले। और चौथा लाभ, किसको दिया जाता है, साहसी को। साहसी का जो सब संपत्ति मिलता है वो साहसी का लाभ होता है। समष्टि अर्थशास्त्र, अब देखते हैं अंतिम है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग
कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार का शिक्षाप्रद वीडियो इसमें डाला जाएगा।